नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने लेने जा रहे हैं और उसका नाम है भारत और ऑस्ट्रेलिया। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक का हेडिंग जो है वो है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और वैसे विश्व का कौन सा स्थान इसका है इसको भी हम पूरा एक साथ देखेंगे। साथ ही साथ हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी भारत की तरह ब्रिटिश उपनिवेश रहा है, तो इसका भी हम एक ब्यौरा आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसे आज हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला बिंदु तो ये आएगा कि सर किस कारण से ऑस्ट्रेलिया चर्चा में है। ऑस्ट्रेलिया किस कारण से चर्चा में है, तो आप लोग ध्यान रखना, कोविड-19 के कारण भारत सरकार ने या भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जो ऑनलाइन समिट की है वो किस देश के साथ की है, तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ध्यान रखना 4 जून 2020 को 4 जून 2020 को भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहली वर्चुअल समिट हुई है। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहली ऑनलाइन समिट हुई है। और कब हुई है, तो ये लेटेस्ट समिट है। ये आपका करंट अपडेशन मैंने आपको करवाया है कि लेटेस्ट 4 जून 2020 को भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहली ऑनलाइन समिट हुई है। ये पहली ऑनलाइन समिट जो है ये भारत द्वारा किसी देश के साथ भी की गई पहली ऑनलाइन समिट है। यहां पर ये ध्यान रखना, ये एक प्रकार की द्विपक्षीय वार्ता है। ये बायलैटरल इश्यू को लेकर ये हुआ है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य, जिसमें भारत की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से उनके काउंटर अर्थात वहां के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस समिट में भाग लिया। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया की जो पीएम है वो स्कॉट मॉरिसन है। तो यहां आपसे एग्जाम में, और आपकी यूपीएससी ने एग्जाम की डेट भी घोषित कर दी है 4 अक्टूबर की, तो उसके लिए भी आपको पूरे जोश के साथ लगना होगा और मैं पूरी मदद करूंगा आपकी कि किस प्रकार आपको यूपीएससी में प्री एग्जाम हर हालत में पास करना है। और हमें इस बार मेंस लिखना ही लिखना है और मेंस के लिखने के बाद बेहतर नंबर के साथ इंटरव्यू देकर पूरे इंडिया में बेस्ट रैंक लाने का प्रयास करना है। कोविड-19 के कारण जहां पूरी दुनिया बंद है, वहीं स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो किस प्रकार घरों में रहकर अपनी सेल्फ स्टडी को जारी रख सकते हैं। ये आपके लिए गोल्डन चांस है। आप अपनी जिंदगी में याद रखोगे कि ऐसा वक्त आया था और मैंने उस वक्त का इस प्रकार से उपयोग किया था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप पूरी ताकत के साथ अपने आप को झोंक दें और हर करंट अपडेशन को हर तरीके से देखें कि वहां से एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है। तो आज हमारा मुद्दा था इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें मैंने सबसे पहला मुद्दा इसलिए लिया, ये चर्चा में इसलिए है कि 4 जून 2020 को भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहली ऑनलाइन समिट जो हुई है, इस कारण से यह समिट चर्चा में थी। इसमें भारत की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्कॉट मॉरिसन ने भाग लिया। यहां पर स्कॉट मॉरिसन ने भारतीय पीएम के साथ मजाक करते हुए कहा कि हम जब आए भारत में तो आप हमें खिचड़ी जरूर खिलाना। तो ध्यान रखना, इस प्रकार की चीजें भी पूछी जा सकती है कि किस प्रकार से सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यहां पर यह भी ध्यान रखना कि स्कॉट मॉरिसन की जो मीटिंग थी वो भारत के दौरे पर जनवरी 2020 में आने थे, परंतु किन्हीं कारणों से वो यात्रा स्थगित हुई और उसके बाद कोविड-19 के कारण 2 बार ये यात्रा स्थगित हुई। अतः अब जो है ये ऑनलाइन
समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हाल ही में हुई, इस कारण से ये चर्चा में है। अब एक चीज ये देखते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो लेटेस्ट समिट हुई है, इस समिट के मुख्य बिंदु क्या रहे, उन मुख्य बिंदुओं पर हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहां पर मेन पॉइंट्स क्या थे, तो आप लोग ध्यान रखना, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य किन मुद्दों पर यह चर्चा हुई, अगर उन पर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो मुद्दा नंबर 1 जो है वो था कि कोरोना वायरस से किस प्रकार से निपटा जाए। इस पर दोनों देशों के बीच में काफी सकारात्मक बातचीत हुई। नंबर 1, कोविड-19 के इंपैक्ट को किस प्रकार से कम किया जाए, पहला बिंदु। नंबर 2, उसके बाद नंबर 2, दोनों देशों के बीच में रणनीतिक भागीदारी को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। रणनीतिक भागीदारी कहते हैं स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप जो है, रणनीतिक भागीदारी को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इस पर भी दोनों के मध्य बातचीत हुई। साथ ही साथ तीसरा बिंदु जो है वो बेसिकली पर्यावरणीय संरक्षण पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई, पर्यावरणीय संरक्षण। और चौथा और सबसे अहम बिंदु जो है वो था किस प्रकार से चीन को प्रति संतुलित किया जाए। इस दृष्टिकोण से भी ये मीटिंग काफी अहम थी। किस प्रकार से चाइना को काउंटर बैलेंस किया जाए, उसको लेकर भी ये बातचीत अहम थी। तो यहां पर हम काफी इन दोनों चीजों को जोड़ते हुए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार ये मीटिंग चाइना को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं स्पेशली बुलाई गई है और ऐसा क्यों किया गया। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4 जून 2020 को जो समिट हुई है, उस समिट के अंदर कौन कौन से बिंदु जो है, कौन कौन से बिंदु स्पेशली वहां पर फोकस किए गए, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जिसमें नंबर 1 जो है, नंबर 1, दोनों देश साइबर, पहला बिंदु जो होगा, दोनों देशों ने इस मीटिंग में जिन जिन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा कवर किया और जिसके लिए आपस में एग्रीमेंट किया, उसमें से पहला था साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर काम करना। वापस में रिपीट कर रहा हूं, पहला बिंदु साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर काम करना, नंबर 1। नंबर 2, मिनरल्स प्रोसेसिंग में आपस में सहयोग करना। सेकंड पॉइंट जो होगा, मिनरल प्रोसेसिंग में आपस में सहयोग करना। तीसरा, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहयोग करना। तीसरा बिंदु जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी, तीसरा पॉइंट जो है डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहयोग करना, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहयोग करना। तो यह बिंदु भी यहां पर चर्चा का बिंदु रहा। फोर्थ जो बिंदु था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स में आपस में सहयोग करना। जो फोर्थ बिंदु है वो फोर्थ बिंदु था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स में सहयोग करना। चौथा, पांचवा बिंदु, वोकेशनल एजुकेशन में आपस में सहयोग करना, वोकेशनल एजुकेशन में आपस में सहयोग करना, पांचवा और छठा पॉइंट, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट पे काम करना। छठा पॉइंट होगा वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट पर काम करना, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट पे काम करना। और सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करना। तो एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर सकता हूं कि कौन कौन से मुद्दे पर यह बातचीत हुई है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो बातचीत हुई, सबसे पहले जून 2020 के अंदर भारत एवं
ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहली ऑनलाइन समिट हुई। ये भारत की किसी देश के साथ कोरोना संकट के मध्य की गई पहली ऑनलाइन समिट थी, किसी द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए। और इसका मुख्य उद्देश्य था दोनों देश कोरोना संकट का सामना किस प्रकार से करें, द्विपक्षीय संबंधों को किस प्रकार से मजबूत करें, एवं वर्तमान जो परिदृश्य बदल रहा है उस बदलते परिदृश्य में किस प्रकार दोनों देश अपनी रणनीतिक भागीदारी को मजबूत कर सकते हैं, इसको लेकर दोनों देशों के मध्य बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन का जबरदस्त स्वागत जो है अपनी बातों के माध्यम से किया। फिर इसके अंदर यहां पर जो उनके बीच में जो बातचीत हुई, उस बातचीत के जो मेन मुद्दे थे वो था साइबर, मिनरल्स, डिफेंस साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वोकेशनल एजुकेशन, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट और रणनीतिक भागीदारी। इन मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत हुई। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब इसके बाद हम देखें, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आपको बताने की है वो इन सब एग्रीमेंट के साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है रणनीतिक भागीदारी। और भारतीय प्रधानमंत्री ने इस शब्द का प्रयोग भी बार बार भारत ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन समिट में किया। अब ये रणनीतिक भागीदारी क्या है, ये मेरे दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू आपके लिए, जहां से एग्जाम में आपका प्रश्न बन सकता है। इसको हम बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करने का प्रयास आपके सामने करेंगे। यहां पर सबसे पहले आप ध्यान रखो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर मैं भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों की बात करूं तो पिछले एक महीने से, अगर भारत के पॉइंट से हम देखें तो पिछले एक महीने से भारत और चीन के बीच में तनाव है। क्योंकि चीन जो है एक तो लद्दाख क्षेत्र से वो जो घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है, जिसका हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, साथ ही साथ वो सिक्किम और भूटान के मध्य भी इस प्रकार के प्रयास कर रहा है, जिससे भारत और चीन के बीच में कुछ समय से, या स्पेशली जो आप देख रहे हो मई 2020 में कहीं ना कहीं एक प्रकार की टेंशन क्रिएट हुई है। और उसके बाद हमारी उच्च स्तरीय वार्ताएं भी हमारी सरकार ने की है। तो पहला बिंदु तो यह हुआ कि भारत और चीन के मध्य भी एक प्रकार का तनाव महसूस किया जा सकता है। दूसरा, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान दिया कि कोरोना वायरस के लिए कहीं ना कहीं चाइना जिम्मेदार है, इसलिए वैश्विक स्तर पर इस प्रकार की रणनीति बनाई जानी चाहिए कि कोरोना वायरस जो है वो वुहान में कहां से आया, वुहान लैब की जांच की जाए। इस प्रकार के इश्यूज को अगर पूरी दुनिया में अमेरिका की बात किसी ने उठाने की कोशिश की तो वो ऑस्ट्रेलिया था। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस पर जो बातचीत की या जो उठाया मुद्दा, वहां की मीडिया ने उठाया और वहां की सरकार ने उठाया, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और चीन के मध्य भी एक प्रकार का तनाव देखा गया। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अगर आज की तारीख में नजदीक आ रहे हैं तो उनको नजदीक लाने का सबसे अहम जो मुद्दा है या जो बिंदु है वो कहीं ना कहीं चीन है। इसलिए चीन को उन्हें रणनीतिक तरीके से काउंटर बैलेंस करना होगा। इसलिए एक मैंने पूरा चैप्टर आपके सामने लिया था और बताया था आपको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जिसको हम कहते हैं हिंद प्रशांत रणनीति। मतलब भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है जिसको हम कहते हैं हिंद प्रशांत रणनीति, कि भारत किस प्रकार से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत करे ताकि वो यहां पर चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके। आप लोग ध्यान रखना, इसी प्रकार की एक रणनीति जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी बना रहा है और ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो हिंद प्रशांत रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही देशों की अपनी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जिसके तहत दोनों देश हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत करके
चीन को प्रति संतुलित करना चाहते हैं। तो इस क्रम में यहां पर यह बहुत जरूरी है कि दोनों देश किस प्रकार एक साथ आकर चीन को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। अब इसको हमें एक चीज से समझना होगा कि यह आवश्यकता ऐसी क्यों महसूस हो रही है। तो इसके लिए आप देखिए कि सबसे पहले ये अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप से ये ईरान, और ईरान से पाकिस्तान, और ये आ गया भारत। और उसके बाद आप देखोगे ये आ गया आपका इंडो चाइना पेनिनसुला, ये आ गया इंडो चाइना पेनिनसुला। इंडो चाइना पेनिनसुला पर न इंडिया न चाइना है, और यहां पर एक बहुत बड़ा देश है जो बहुत बड़ा प्रायद्वीपीय देश माना जाता है, जिसको हम कहते हैं इंडोनेशिया। तो यहां पर ये इंडोनेशिया के हजारों द्वीप हैं। अब इस जगह पर यहां से ऊपर जो है ये बेसिकली चाइना है, यहां से ऊपर जो है ये चीन है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो यहां पर ये बेसिकली चीन है। अब हम आगे बढ़े तो चाइना से जस्ट नीचे जो पार्ट है, ये पार्ट आप देख रहे हो ये वाला, इसको हम कहते हैं दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। तो यहां पर ये दक्षिण चीन सागर है। और चीन आपको पता होगा किस सागर में तेज गति से अपनी भूमिका को और अपने रोल को बढ़ा रहा है, तो वो होगा दक्षिण चीन सागर। और दक्षिण चीन सागर बेसिकली किस महासागर का पार्ट माना जाता है, तो ये होगा आपका प्रशांत महासागर। दक्षिण चीन सागर जो है वो प्रशांत महासागर का पार्ट है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है। यहां पर आप देखोगे ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, यहां पर भारत के नीचे ये पूरा जो पार्ट है ये हिंद महासागर है। ये इंडियन ओशन आप देख रहे हो, ये पूरा हिंद महासागर है। अगर आपसे पूछे कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला सागर कौन सा है, तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला सागर जो है वो बेसिकली दक्षिण चीन सागर है। और साउथ चाइना सी में चीन का प्रभुत्व बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। और साथ ही साथ यहां पर चीन जो है दक्षिण चीन सागर से अपना प्रभुत्व बढ़ाते हुए, यहां पर आपको पता है ये एक जलसंधि है जिसको हम कहते हैं मलक्का वाटर स्टेट। तो अगर दक्षिण चीन सागर पर चीन का वर्चस्व बढ़ा तो वह दिन दूर नहीं जब मलक्का जलसंधि पर भी चीन का बहुत बेहतर नियंत्रण होगा। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हिंद महासागर से जो जहाज पैसिफिक ओशन में जाते हैं, उसको जोड़ने वाली अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्ट्रेट है तो जलसंधि जो है वो मलक्का जलसंधि है। इसी प्रकार से यहां पर एक जलसंधि यहां है जिसको हम कहते हैं सुंडा जलसंधि। यहां पर जो जलसंधि है उसको कहते हैं सुंडा स्टेट। और यहां पर एक जलसंधि और है जिसे लैम्बर्क जलसंधि कहते हैं। आप लोग नाम ना, मलक्का सुंडा लैम्बर्क वो जलसंधियां हैं जो बेसिकली पैसिफिक ओशन को हिंद महासागर से जोड़ती है। और चूंकि पैसिफिक ओशन में दक्षिण चीन सागर के माध्यम से चीन का प्रभुत्व बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, इसलिए वह दिन दूर नहीं कि अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपनी सक्रियता नहीं दिखाई तो चीन न केवल पैसिफिक ओशन में छा जाएगा बल्कि वह हिंद महासागर में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। तो आप यहां पे देखिए, अगर इस साइड में हम देखें तो भारत का आइलैंड जो है मलक्का जलसंधि के पास में, यहां पर जो है इसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। हिंद महासागर में भारत की जो आइलैंड ग्रुप है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और लगभग इस जगह पर आती है लोकेशन ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस जगह पर है।
ये मैंने आपके सामने एक सांकेतिक रूप से ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट किया। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन यहां पर है और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसकी पश्चिमी सीमा मिलती है हिंद महासागर से, जबकि उसकी पूर्वी सीमा मिलती है पैसिफिक ओशन से। मतलब यहां पर आप देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या कि जहां दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी जो है, वो बेसिकली प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लैंड रूप में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को जोड़ता है। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया का यहां पर एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है इस जगह पर। इस आइलैंड का नाम है कुकूज आइलैंड। यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है जिसका नाम है कुकूज आइलैंड। और ध्यान रखना, ये बातचीत चल रही है कि भारत एवं ऑस्ट्रेलिया दोनों अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को मजबूत करने के लिए इन दोनों आइलैंड्स को लेकर आपस में स्वैप एग्रीमेंट कर सकते हैं। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना। यहां पर यह गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया भी चीन को अपने क्षेत्र में रोकना चाहता है और वो भी हिंद प्रशांत रणनीति को अपना रहा है। साथ ही साथ भारत भी इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटजी को अपनाए हुए हैं। तो इस क्रम में ये दोनों देश जो है, भारत और ऑस्ट्रेलिया, दोनों मिलकर अपने दो आइलैंड्स का आपस में अदला बदली कर सकते हैं, जिसका मतलब ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत के किसी आइलैंड पर और स्पेशली अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किसी छोटे से द्वीप पर अपना सामरिक केंद्र खोल सकता है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया भारत को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित कुकूज द्वीप पर यह सुविधा प्रदान कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इंडियन ओशन के अंदर दोनों देशों की स्थिति मजबूत होगी। और ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि दक्षिण चीन सागर के माध्यम से चीन लगातार अपने प्रभुत्व को बढ़ा रहा है। साथ ही साथ मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि और लैम्बर्ग जल संधि पर उसका नियंत्रण बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली डे टू डे की कोई चीज है तो बेसिकली है मिनरल ऑयल। और इस क्षेत्र में मिनरल ऑयल की सप्लाई में मलक्का जल संधि और सुंडा जल संधि की बहुत बड़ी भूमिका है, स्पेशली मलक्का जल संधि को। इसलिए भविष्य में मलक्का जल संधि को इस रूप में काउंटर बैलेंस करने के लिए भी भारत और चीन को आगे आना चाहिए। सबसे बढ़कर चीन जो है वो हिंद महासागर में एक नया ट्रेड रूट तैयार कर रहा है जिसको हम कहते हैं सी रूट। और उसका जो सी रूट है वो बेसिकली कहलाता है मैरीटाइम सिल्क रूट। ये मैंने आपको एक पूरी क्लास में आपको समझा रखा है मैरीटाइम सिल्क रूट। और मैरीटाइम सिल्क रूट क्या है? मैरीटाइम सिल्क रूट के अंतर्गत चीन हिंद महासागर में ऐसे अनेक द्वीपीय और प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करके वो नए नए बंदरगाहों और नए नए द्वीपों के माध्यम से अपनी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ा करके इंडियन ओशन पर अपने नियंत्रण को बढ़ा रहा है। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा, मालदीव में माले, पाकिस्तान का ग्वादर, बांग्लादेश का चटगांव, म्यांमार का कोको। तो यहां पर भारत को काउंटर करने के लिए किसी ऐसे देश की आवश्यकता होगी जो देश चीन को भारत के साथ काउंटर कर सके। उसमें वर्तमान में अगर कोई देश सबसे ज्यादा उभर के सामने आया है तो वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया है। तो इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से रखना। और इसके लिए जल्दी ही एक समझौता भी होने वाला है, किसके बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और उस आइलैंड का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की उस आइलैंड का नाम कुकूज आइलैंड है। उस आइलैंड का नाम जो है वो कुकूज आइलैंड है, जिसके लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य बातचीत चल रही है। तो ये बिंदु आप यहां पर ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त भारत को, ये मैंने आपको पूरा एक वीडियो बना के दिखा रखा है
MSR मैरीटाइम सिल्क रूट, ये चीन के किस प्रोजेक्ट का भाग है? तो ये चाइना के ओबोर प्रोजेक्ट का, वन बेल्ट वन रोड का पार्ट माना जाता है, ओबोर पार्ट का। और इससे भारत जो है वो भी अपनी गतिविधियों को चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए कर रहा है। जैसे भारत ने सेशेल्स के साथ, मॉरिशस के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के प्रयास किए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरे कार्यकाल की सबसे पहली यात्रा जो है वो मालदीव की, जो इस बात की ओर संकेत करती है कि भारत भी हिंद महासागर की चिंता लगातार कर रहा है। तो ये बिंदु भी आप यहां पर बहुत बेहतर तरीके से ध्यान में रखोगे। साथ ही साथ भारत ने पैसिफिक ओशन में अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए जिस संगठन की स्थापना की है उसे हम कहते हैं फिपिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। तो यहां पर यह बिंदु भी ध्यान रखना कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में रणनीतिक भागीदारी के दृष्टिकोण से आपस में जुड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ एक ग्रुपिंग भी आपको पता है बन रही है, जिसका उल्लेख मैंने बहुत पहले किया था, और चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक चतुष्कोणीय वार्ता भी चल रही है, जिसको हम क्वाड के नाम से जानते हैं। इसको देखने के लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देखें, जिसमें मैंने क्वाड के बारे में आपको बता रखा है। क्वाड में 4 देश हैं, जो 4 देश मिलकर चाइना को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो 4 हैं जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये 4 देश जो हैं ये क्वाड के माध्यम से भी चाइना को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग और ध्यान रखना कि भारत में भारतीय नेवी ने देखा है मार्च 2020 के अंदर, भारतीय नेवी ने मार्च 2020 में रिपोर्ट्स दी हैं क्या कि चाइना ने 12 अंडर वाटर ड्रोन्स, चाइना ने 12 अंडर वाटर ड्रोन्स जो है उसको हिंद महासागर में डिप्लॉय किया है, हिंद महासागर में तैनात किया है। ये इसका मतलब ये हो रहा है कि चाइना की इंडियन ओशन में गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। इसलिए भविष्य के लिए हमें कुछ इस प्रकार के सामरिक केंद्र बनाने होंगे ताकि हम चीन को प्रतिसंतुलित कर सकें। इसलिए जून 2020 के अंदर भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो ऑनलाइन समिट हुई है, उस ऑनलाइन समिट में जो शब्द बार बार प्रयोग में लाया गया वो था स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। और उस स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप के अंतर्गत ही आपको भविष्य में मिल सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया के कुकीज आइलैंड के मध्य स्वैप एग्रीमेंट हो, ताकि दोनों देश जो है वो मिलकर के चाइना का सामना हिंद महासागर में कर सके। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पैसिफिक ओशन में भी इस सहयोग को बढ़ाया जाएगा। भारत ऑलरेडी जो है फिपिक देशों के माध्यम से इस प्रकार के एग्रीमेंट को कर चुका है। भारत म्यांमार के माध्यम से, भारत वियतनाम के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में तेज गति से बढ़ रहा है। तो चीजों को आपको नोट करना होगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट से आपसे अगर एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, कौन सा, कि हाल ही में कुकीज आइलैंड चर्चा में रहा, ये द्वीप किस महासागर में है, तो उत्तर होगा हिंद महासागर में। ये द्वीप हिंद महासागर में है। और किस देश का है, तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। तो इंडो पैसिफिक जो है उसमें सहयोग पर दोनों देशों के मध्य सहमति जो है वो बनी है। इसके अतिरिक्त इससे पहले ऐसा कौन सा एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ जिसे भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का ऐतिहासिक समझौता कहा जा सकता है? तो ध्यान रखना, यह समझौता था सितंबर 2014 में, सितंबर 2014 में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ,
जिसके तहत ये तय हुआ कि भारत को ऑस्ट्रेलिया उसके परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। यहां पर यह भी ध्यान रखना, सितंबर 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो एसएनए परमाणु समझौता हुआ, वो एसएनए परमाणु समझौता दोनों देशों के मध्य संबंधों में मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इस समझौते के माध्यम से न केवल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को परमाणु ईंधन और तकनीकी देना स्वीकार किया है, बल्कि ऐसा कहकर भारत पर लगे प्रतिबंधों को हटाने में भी भारत का सहयोग किया है। सबसे बढ़कर एनएसजी ग्रुप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के अंदर, वासेनार व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का सहयोग भारत को मिल रहा है। इसी कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध जो है वो तेज गति से मजबूत हो रहे हैं। आप लोग ध्यान रखना कि पूरी दुनिया में जो यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया का स्थान तीसरा है। यहां पर बहुत बड़े स्तर पर यूरेनियम का उत्पादन होता है, और यह भी आप लोग ध्यान रखें कि ये जो थर्ड सेकंड की रैंक है ये लगातार चेंज होती है, लगातार बदलती है उसके प्रोडक्शन के कारण। तो दूसरा जो समझौता जो भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ रहा है वो है भारत ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, और इस समझौते ने कहीं ना कहीं भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो ये बिंदु तो मैंने आपको जो बताए कि भारतीय प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के बीच में पहली ऑनलाइन समिट हुई है, उस ऑनलाइन समिट को मैंने खोल के बताया, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप को खोल के बताया। इसके अतिरिक्त और प्रश्न क्या बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं और टारगेट क्या होगा हमारा? टारगेट होगा कि आपका यूपीएससी जो प्री एग्जाम है वो यूपीएससी प्री एग्जाम की जो लेटेस्ट डेट है 4 अक्टूबर, जिसमें लगभग 4 महीने का समय आपके पास में है। और उसमें यह भी ध्यान रखना कि इस बार मेरे दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको मेंस का समय कम मिल रहा है, तो मेंस की तैयारी अभी से आपको बेहतर तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए। अब हम डिस्कशन करते हैं कुछ अदर पॉइंट्स पे कि ऑस्ट्रेलिया से आपकी यूपीएससी प्री एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस देश से? तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया से क्या प्रश्न बन सकते हैं और प्रश्न क्यों बनेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूपीएससी प्री एग्जाम के पॉइंट से, तो उसको हम देखें। तो और क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो आपको पता होगा दिसंबर 2019 के एंड में, दिसंबर 2019 के एंड में अंतिम सप्ताह कह सकते हो आप, और जनवरी 2020 के आरंभ की एक घटना है। जनवरी 2020 के आरंभ की एक घटना है। आप याद कीजिए कौन सी घटना है जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना था। अगर आप बता सकते तो बताइए, आप कमेंट कीजिए कि वो कौन सी घटना थी जिसके कारण दिसंबर 2019 के अंत में या इस साल के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया काफी चर्चा में रहा। तो घटनाक्रम था ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर लगी आग, पूर्वी तटों के जंगलों में लगी आग। और ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों के जंगलों में इतनी भयानक आग लगी कि उससे 5 लाख हेक्टेयर जमीन जो है, वो कहते हैं कि 5 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो जल के राख हुई। तो एक बार आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों के जंगलों में जो आग लगी, वो आग इतनी भयानक थी कि कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के इन जंगलों से लगभग 48 करोड़ वन्य जीव प्रभावित हुए। ऐसे छोटे छोटे असंख्य जीव जिनकी गिनती नहीं की जा सकती वो खत्म हो गए।
ऑस्ट्रेलिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो वहां का पशु माना जाता है जैकारू। कई जैकारू जल गए और सबसे अधिक अगर मीडिया में चर्चा में रहा तो वो था कोआला। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 30% कोआला, आप कोआला का फोटो देखना यूट्यूब पर कहीं पर भी, 30% कोआला जलकर राख हो गए। और जो तस्वीरें थी वो इतनी दर्दनाक थी कि पूरी दुनिया के पर्यावरण विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया। सबसे बढ़कर कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी, इस आग के कारण ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में जैसे कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा कि कहते हैं कि जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक हो गई। कुल मिला के मैं आपसे एक ध्यान आपका आकर्षित करना चाह रहा हूं कि आप लोग ध्यान रखना, जहां पर भी किसी प्रकार की पर्यावरणीय घटना हो रही हो तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से भी वह घटना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और चूंकि वह घटना अपने आप में एक प्रकार का ज्योग्राफिकल पार्ट भी लिए हुए हैं, इसलिए वहाँ से आईआर से न पूछ करके आपकी ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के जो जंगलों में दिसंबर 2019 के अंत में और जनवरी 2020 तक जो आग लगी, उसके कारण आपके यूपीएससी प्री एग्जाम में प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ करेंगे कि यहां से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जिस ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं उस ऑस्ट्रेलिया की एग्जैक्टली लोकेशन क्या है। तो आप देखो, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ये इसका पूर्वी भाग था और ये पश्चिम की ओर हम इसके जा रहे हैं। और ध्यान रखना इसका पूर्वी हिस्सा जो है वो पश्चिमी हिस्से से थोड़ा ऊपर है। तो ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आया। सबसे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लिया। थोड़ा सा पार्ट ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको फिर एक बार इसको छोटा करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। तो सबसे पहले ये पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये इसका पूर्वी हिस्सा है। सबसे पहले हमने इसके सामने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीचों बीच वाले पार्ट से यहां से मकरवर्त गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है, जिसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउदर्न लैटिट्यूड है ये। ग्लोब के अंदर आपको पता है 3 इंपॉर्टेंट सर्किल है, ऊपर कर्कवर्त, विषुवतवर्त और मकरवर्त। भारत के बीच से लगभग कौन सा गुजर रहा है? कर्कवर्त। और ऑस्ट्रेलिया के बीच से कौन सा गुजर रहा है? मकरवर्त। तो ध्यान रखना, कुछ समानता भारत और ऑस्ट्रेलिया में जलवायु के आधार पर भी है। कैसे? कि जैसे भारत का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं, वैसे और भारत का जो साउदर्न पार्ट है वो उष्ण कटिबंध में आता है। तो आप यहां भी देखिए, ये जो 23.5 डिग्री है, इस 23.5 डिग्री का जो ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग 0 के नजदीक आएगा। ये आप मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश। तो यहां पर ये जो पार्ट है ये आएगा आपका उष्ण कटिबंध के अंदर। ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट जो है ये आएगा उष्ण कटिबंध, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। जबकि ऑस्ट्रेलिया का जो नीचे का पार्ट होगा वो आएगा शीतोष्ण कटिबंध में, जिसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन, अब सबसे पहले मैंने ये कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक आइलैंड को लेकर चर्चा चल रही है। वो आइलैंड की लोकेशन कहां पर है?
तो उस आइलैंड की लोकेशन लगभग यहां पर है और इस आइलैंड का नाम है कुकीज द्वीप। यहां पर भविष्य में भारत अपना एक सामरिक केंद्र स्थापित कर सकता है। पहला पॉइंट, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो होगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको मकर वर्त कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो उष्ण कटिबंध है वो 23.5 के ऊपर वाला पार्ट और शीतोष्ण है जो है वो नीचे वाला पार्ट। यहां से जस्ट ऊपर जो है आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया की जस्ट ऊपर यहां पर ये जो पापुआ न्यू गिनी का आइलैंड आएगा, तो यहां पर एक जलसंधि है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इस जलसंधि को किस नाम से जानते हैं। यहां पर जो जलसंधि है तो इस जलसंधि का नाम है टॉरस जलसंधि। इसको हम कहते हैं टॉरस वाटर स्टेट, टॉरस जलसंधि। और सामरिक दृष्टिकोण से यह जलसंधि भी महत्वपूर्ण है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया का जो द्वीप है उसको हम कहते हैं तस्मानिया। और आप लोग ध्यान रखना, तस्मानिया बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का ही एक पार्ट है। तस्मानिया किसका पार्ट है? ऑस्ट्रेलिया का ही एक पार्ट है। यहां ये जो पार्ट आप देख रहे हो, यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में एक लंबी और ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। तो यहां पर ये कौन सी रेंज हुई? इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और जो जंगलों में आग लगी है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे लगी है। मतलब यहां पर जो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक बारिश जो होती है वो होती है पूरब से आने वाली आर्द्र हवाओं से, ह्यूमिड एयर से। सबसे अधिक बारिश इस साइड में होती है। और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे बारिश आती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इन हवाओं के मध्य एक अवरोध का काम करती है। अवरोध का काम करने के कारण ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑस्ट्रेलिया में बारिश बहुत कम हो जाती है, न के बराबर होती है। इस कारण जो ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती भाग है, ये जो पार्ट है लगभग वहां पर सूखा है, पानी न के बराबर है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश वर्षा पूरब से आने वाली आर्द्र हवाओं से होती है, परंतु इन आर्द्र हवाओं के मध्य ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक अवरोधक का काम करती है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में तो फिर भी बारिश हो जाती है, परंतु इसका पश्चिमी भाग जो पश्चिमी पठार के नाम से जाना जाता है वहां पर बहुत कम या न के बराबर बारिश होती है। इस कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया द कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड। इसलिए अगर आपको ये लगे कि आप एकांत में जीवन जीना चाहते हो तो आपके लिए सबसे उपयुक्त जगह मैं बता सकता हूं, और वो है ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती भाग जो खाली पड़ा हुआ है। और आप लोग ये भी ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश मतलब 85% पॉपुलेशन जो है वो 8 सिटीज में निवास करती है। ये 8 शहर कौन से हैं? तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसका नाम है पर्थ, एक यहां पर है जिसका नाम है एडिलेड, एक सिटी यहां पर है जिसका नाम है मेलबर्न। उसके बाद 3 सिटी इस कोस्ट पर है जो अभी जंगलों में लगी इस भयावह आग से सबसे अधिक प्रदूषित हुए। उसमें से एक सिटी यहां पर है जिसका नाम है ब्रिस्बेन, एक सिटी यहां पर है जिसका नाम है सिडनी, और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है जिसका नाम है कैनबरा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ऑस्ट्रेलिया के 3 इंपॉर्टेंट सिटी कौन से हैं? तो ब्रिस्बेन, सिडनी और कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है ओवरऑल? तो राजधानी होगी कैनबरा, और राजधानी कैनबरा। अब एक चीज और, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि टॉरस जलसंधि किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो ध्यान रखना यहां आप लिख देना AC। क्या लिखोगे? AC। AC का मतलब क्या होगा?
अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। अराफुरा सागर को कोरल सी, CORAL, कोरल सी से जोड़ती है। और यहां पर जो जल संधि है इसका नाम है बास स्ट्रेट, इसको कहते हैं बास जल संधि। ये बेसिकली तस्मानिया सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ती है। यहां पर इस जगह का नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसको कहा जाता है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछे जो आपका ऐसे बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के टोटल कितने पार्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया के टोटल कितने भौतिक भाग हैं, तो यहां से आप लोग ध्यान रखोगे ऑस्ट्रेलिया के 3 भौतिक भाग हैं, 3 फिजिकल पार्ट उसके हैं। यहां पर जो है वो बेसिकली पश्चिमी पठार और इस जगह पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इस पठार के बीच में यहां पर जो जमीन है उसे कहते हैं मध्यवर्ती मैदान। और मध्यवर्ती मैदान की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है मर्रे एंड डार्लिंग है। कौन सी नदियां हैं, मर्रे एंड डार्लिंग। और मर्रे और डार्लिंग नदियां जिस उपजाऊ क्षेत्र को बनाती हैं उस उपजाऊ क्षेत्र को रेवेरिना कहा जाता है। और रेवेरिना किस लिए फेमस है, तो ध्यान रखना, रेवेरिना गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। रेवेरिना गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर जो रेवेरिना क्षेत्र है वो उत्सुत कुओं के लिए, कुओं के लिए भी फेमस है, तो मैं उसको भी आपको यहां पे बताया। अब उसके अलावा अगर पिछले 10 साल में देखें और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सबसे अधिक क्वेश्चन कोई पूछा गया, तो मेरे दृष्टिकोण से और जो मैंने एनालिसिस किया है वो क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा गया है यहां से। जहां पर ये जंगलों में आग लगी है वो है ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट। उसी पूर्वी तट के आसपास यहां पर एक बहुत लंबी प्रवाल भित्ति है, बहुत लंबी प्रवाल। प्रवाल क्या होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से समुद्र में एक मोटी दीवार बन जाती है, अगर वो बाहर आ जाए तो प्रवाल द्वीप बन जाते हैं। ये समुद्री पट्टी बाहर नहीं आई है बल्कि इसके ऊपर छिछला पानी है और इस छिछले पानी में हजारों जीव हैं। इसी को कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। इसी का नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ इसका नाम है। ध्यान रखना ये कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर प्रशांत महासागर में 1900 किलोमीटर लंबी एक लंबी प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी संपन्न मानी जाती है, इसलिए यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को अपनी विश्व धरोहर सूची में 1980 के दशक में ही शामिल कर लिया था। 83-84 के आसपास इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। इसलिए कई बार यूपीएससी ने ग्रेट बैरियर रीफ से भी आपको प्रश्न पूछा है। इसके अतिरिक्त आप लोग ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पठार है, वेस्टर्न प्लेटू है, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग एक पठारी क्षेत्र है। इस पठारी क्षेत्र की तुलना भारत के दक्कन के पठार से की जा सकती है। यह पठारी क्षेत्र मतलब ऑस्ट्रेलिया का पठारी क्षेत्र खनिज संसाधनों में बहुत अधिक संपन्न माना जाता है। स्पेशली यहां पर लोहा और सोना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहां तक कि इसके 2 शहरों को, कालगुल्ली और कुलगार्डी को गोल्डन सिटीज के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी आप यहां पर ध्यान रखना। साथ ही साथ यहां पर एक नाम है एलिस स्प्रिंग। आपसे पूछे कि एलिस स्प्रिंग किस लिए फेमस है, तो एलिस स्प्रिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया का तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे जो पश्चिमी पठारी क्षेत्र है ये कम वर्षा के कारण मरुस्थल में चेंज हो रहा है और यहां पर कई डेजर्ट्स हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन का मरुस्थल, सिम्पसन का मरुस्थल। ये सब कहां पर है, पश्चिमी पठारी क्षेत्र में। और पश्चिमी पठारी क्षेत्र में डेजर्ट का डेवलपमेंट क्यों हुआ, तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश वर्षा पूर्वी हवाओं से होती है, परंतु ये पूर्वी हवाएं
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराकर पूर्वी तट में तो बारिश कर देती है, लेकिन पश्चिमी भाग में पहुंचते पहुंचते ये काफ़ी सूखी या शुष्क हो जाती है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में बहुत कम या न के बराबर बारिश होती है, जिसके कारण वहां पर कई मरुस्थलों का विकास हुआ है, जैसे सिम्पसन का मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इस कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या जो है वो इसके मध्यवर्ती भाग में न रहकर ये 8 शहरों में रहती है। ये 8 सिटी जो है, पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न और 3 यहाँ पर ब्रिस्बेन, सिडनी और कैनबरा। तो हो गए 3 और 3 6। और एक सिटी तस्मानिया की राजधानी है डार्विन, सॉरी एक है तस्मानिया की राजधानी जिसका नाम है, तस्मानिया कैपिटल मुझे याद नहीं आ रही है, वो तस्मानिया की राजधानी इसका है। और एक यहाँ पर है सिटी डार्विन, और डार्विन को आप लोग ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी, और उनकी वो यात्रा भी काफ़ी ऐतिहासिक थी, क्योंकि उस समय उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ की संसद को भी संबोधित किया और वहाँ पर हजारों एनआरआईज को भी वहाँ पर संबोधित किया। गुजरात के अधिकांश जो एनआरआई हैं वो ज़्यादातर या तो ऑस्ट्रेलिया में है या फिर वो अमेरिका के अंदर है, तो उस दृष्टिकोण से भी एनआरआईज की बहुत बड़ा हमारे पास में इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भारत में आता है, तो उस पॉइंट से भी ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा मैंने क्यों बताया आपको, ये इसलिए आपको बताने का प्रयास किया कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के जंगलों में जो आग लगी, उस आग ने एक प्रकार के पर्यावरणीय बिंदु को उठाया, और अभी तक जो एनालिसिस सामने आया उसका ये बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ वर्षों में बारिश बहुत कम हुई है, और बारिश कम होने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है। एक इसके अतिरिक्त आप लोग और ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के जंगलों में जो आग लगी उसके कारण कुछ जानवर जो है वो चर्चा में आए, और वहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से टॉपिक दिया हुआ है वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ। तो वहां से आपका प्रश्न क्या बन सकता है, मैं थोड़ा सा डिस्कस वहां पे करना चाहूंगा। एक चीज का और मैं यहां आपको बता दूं कि जैसे ये ग्लोब और इस ग्लोब में ये 0 डिग्री है। आप लोग ध्यान रखना, विषुवत के आसपास सबसे अधिक गर्मी होती है। तो ये आ गया 23.5, तो यहां भी गर्मी रहेगी, इसको हम कहेंगे कर्कवर्त। और ये आ गया मकरवर्त 23.5 डिग्री, ये नॉर्दर्न लेटीट्यूड और ये साउदर्न लेटीट्यूड, ये कर्कवर्त और ये मकरवर्त। जो इसकी लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया की वो लगभग इस रूप में है। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन लगभग इस रूप में है। तो इसका ये पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट, ये पड़ेगा उष्णकटिबंध में, और यहां पर उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं, तो उत्तर होगा सवाना। और ये क्वेश्चन पूछे कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, किस नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, मकरवर्त के ऊपर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उसका नाम क्या है, सवाना। और जो दक्षिण में है, मकरवर्त के दक्षिण में है, उसको कहेंगे टेम्परेट जोन। और टेम्परेट जोन के अंदर जो है उसको किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, यहां पर डाउन्स के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें
जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उसे सवाना, जबकि नीचे वालों को किस नाम से जानते हैं, तो होगा डाउन्स के नाम से। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब मैं आता हूं वाइल्ड लाइफ पर। वाइल्ड लाइफ में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं और वाइल्ड लाइफ में प्रश्न क्यों बनेंगे, तो आप खुद देखना। कुछ तस्वीरें जो आपको YouTube पर, गूगल पे मिलेगी, वो भयानक तस्वीरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के जंगलों में जो आग लगी, उस आग ने जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिसमें कुछ दर्दनाक तस्वीरें कोआला की थी, कुछ और भी थे। उसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उसको हम थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास आपके सामने करेंगे। तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको हम देखें। सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि मार्सुपियल ग्रुप से आप क्या समझते हैं, या मार्सुपियल वर्ग से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज मीन बाय मार्सुपियल ग्रुप। तो यहां पर आप ये ध्यान रखें कि वे जंतु जिनके पेट के पास, वे जंतु या जीव जिनके पेट के पास थैली जैसी संरचना बनी होती है, जन्म के समय उनके बच्चे जो है वो अपना जीवन खुद नहीं जी सकते हैं, तो कुछ समय तक वो अपने बच्चों को उस थैली में रखकर मूवमेंट करते हैं, अपना पालन भी करते हैं और उन बच्चों का भी करते हैं। इस प्रकार के ग्रुप के जो जानवर हैं, जंतु हैं, उन्हें मार्सुपियल ग्रुप कहा जाता है। और इसमें स्पेशली आता है जैसे कंगारू और वेलाबी। ये किस ग्रुप के जंतु हैं? कंगारू और वेलाबी जो है ये बेसिकली मार्सुपियल ग्रुप में आते हैं। और आपसे पूछे नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, तो उत्तर होगा आपका कंगारू। और आप ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगे जंगलों में काफी कंगारू प्रभावित हुए हैं। तो यहां से मार्सुपियल ग्रुप से आपका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, सेकंड जो है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रहने वाला एक और विचित्र जंतु चर्चा में आया था, जिसका नाम था प्लेटिपस। आपसे पूछे कि प्लेटिपस क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो प्लेटिपस क्या है, तो ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाने वाला एक विचित्र जंतु है। कैसा, तो यहां मैंने लिखा ये एक विचित्र जंतु है। ध्यान रखना, जंतु नाम यहां पे लिया है। ये ऐसा है जो जमीन पर दौड़ता भी है, और ये जमीन में सुरंग भी खोदता है। ध्यान रखना, ये सुरंग भी बनाता है, पानी में तैरता है। ये जो है पानी में भी तैरता है। प्लेटिपस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक विचित्र जंतु है, जो दौड़ता भी है, जमीन में सुरंग भी बनाता है और पानी में तैरता भी है। सबसे बड़ी बात कि 4 पैरों वाला ये जीव अंडे देता है। 4 पैरों वाला ये जीव अंडे देता है। इसलिए प्लेटिपस से आपका प्रश्न आ सकता है, क्योंकि प्लेटिपस क्या है, ये एक ऐसा जंतु है जिसमें पशु और पक्षी दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए, और प्लेटिपस क्यों चर्चा में आया, तो ये उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भयानक आग के कारण ये चर्चा में आया था। इसी प्रकार से एक और चर्चा में आया, और वो था आपका कोआला। सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के हाथ में ऑस्ट्रेलिया में वो कोआला का ध्यान रखते हुए जगह जगह कोआला की तस्वीरें आई। ये कोआला आपका यूपीएससी प्री एग्जाम में आ सकता है। इसके आप गूगल पे इसको सर्च भी कर सकते हैं। कोआला क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक विचित्र जानवर है जो सिर्फ पेड़ों पे रहता है। कोआला
और जंगलों में जब आग लगी, ध्यान रखना पहले, ये ऑस्ट्रेलिया का एक विचित्र जानवर है। ऑस्ट्रेलिया का एक विचित्र जानवर है जो बेसिकली सिर्फ पेड़ों पे रहता है, सिर्फ पेड़ों पर रहता है, सिर्फ पेड़ों पे रहता है और दिन में सोता है। ये दिन में सोता है और रात में जागता है। और चर्चा में क्यों आया कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के जंगलों में जो भयंकर आग लगी, कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी संख्या में कोआला मिलते हैं, लेकिन इस आग में 30% कोआला जल गए। ये एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है, बहुत बड़ा नुकसान है ये, कि कोआला जैसा विचित्र जीव जिसकी 30% प्रजाति खत्म हुई है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के कारण। यही कारण है कि जब ये तस्वीरें बार बार आई, जैसे आपको पता होगा अभी भारत में केरल के अंदर एक हाथी को अनार के वेश में, अनार के रूप में उसको बम खिला दिया गया। वो तस्वीर कितनी हमें पीड़ित कर रही है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में जब हजारों कोआला मर गए या जल गए तो इसने पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनता को सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर दिया और उस समय स्कॉट मॉरिसन का बहुत विरोध हुआ था, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं। एक चीज का और ध्यान रखना कि क्या इस आग में भेड़ों को नुकसान हुआ? क्या इस आग में भेड़ों को नुकसान हुआ? नहीं, क्योंकि भेड़ें जंगल में नहीं रहती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के जो मैदान हैं, जैसे मैंने आपको कहा, ऑस्ट्रेलिया के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जिसको डाउन्स कहा जाता है, उनमें रहती है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि दुनिया की 1/3 भेड़ें, सिप्स जो है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बेहतरीन भेड़, जिसको कहते हैं मेरिनो भेड़, वो वहां पर पाई जाती है। इसलिए दुनिया की 1/3 ऊन का उत्पादन भी ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसलिए यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भेड़ें ऑस्ट्रेलिया के किस छोर पर है। तो ये पूरा मुद्दा मैंने डिस्कस किया 2 घटनाओं के कारण या 3 घटनाओं के कारण। पहला, ऑस्ट्रेलिया और चीन के मध्य बढ़ता हुआ तनाव, जब ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा कि वुहान लैब की जांच कराई जानी चाहिए, पहला। दूसरा, चीन के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक साथ आना और भारत द्वारा पहली ऑनलाइन समिट ऑस्ट्रेलिया के साथ में करना। तीसरा, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया का कुकूज आइलैंड को लेकर स्वेप एग्रीमेंट होने की पूरी संभावना, जिसमें अभी पूरा खोला नहीं गया लेकिन बातचीत लगभग कंप्लीट हो गई है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भयानक आग को मैंने पर्यावरणीय पॉइंट से समझाने का आपको प्रयास किया। तो दोस्तों, आज ये था भारत ऑस्ट्रेलिया। कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और नई उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।